अगर तुम एनीमे ओनली हो तो भाई ये वीडियो अभी बंद कर दो सीरियसली, क्योंकि आज हम वन पीस के चैप्टर 1182 से 118 तक सारे कवर करने वाले हैं। और हमारे ओडा सेंसे ने इन चैप्टर्स में बहुत ज्यादा जान डाल दी है। जेन्युइनली इतने सालों बाद हमें ब्रुक की बैक स्टोरी देखने को मिल चुकी है। इन सारे चैप्टर्स को देखकर मुझे यही फील हुआ कि 25 साल से ओडा सेंसे ने जो पेंडिंग असाइनमेंट्स रखे थे वो सारे अब वापस दे रहा है, क्योंकि इसमें ईमू है, लोकी है, ब्रुक है, गनको की रियल आइडेंटिटी है, जॉय बॉय की भी बात की है और फाइनली ईमू वर्सेस लूफी भी देखने को मिला है। हाँ, वो फाइट जिसके लिए हम इतने सालों से बेताब थे, फाइनली वो स्टार्ट हो चुकी है। और चैप्टर 1188 की एंडिंग को देख के तुम लोगों को ऐसा ही फील होगा कि क्या सच में जॉय बॉय और लूफी एक ही है? तो बिना मे आई सी और पेंटीज बोले चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1182 की स्टार्टिंग में हमें एल्बाफ की सिचुएशन समझाई जाती है, जो पहले से कोई खास अच्छी नहीं थी। एक तरफ ईमू था, एक तरफ लोकी, और बीच में फंसी हम ऑडियंस, जो बस ये कैलकुलेट कर रही है कि भाई इन दोनों की पावर लेवल और कितनी ज्यादा स्केल करेगी। लोकी ईमू के सामने अपनी एबिलिटीज को शो करता है और यहाँ से हमें उसकी पावर्स का और भी ज्यादा आइडिया लगता है। उसका लेजेंडरी हथौड़ा रागनीर कोई नॉर्मल वेपन नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली वन पीस में अब नॉर्मल वेपन्स होते ही नहीं है। तलवार को डेविल फ्रूट खिला दो, बंदूक को डेविल फ्रूट खिला दो, और अब तो हैमर को भी डेविल फ्रूट खिला दिया है। रागनीर का कनेक्शन एक मिथिकल ज़ुआन टाइप डेविल फ्रूट से है, जिससे हमें पता चलता है कि लोकी के पास लाइटनिंग के साथ साथ आइस की भी एबिलिटी आ चुकी है। और उन दोनों एबिलिटीज का कॉम्बिनेशन यूज करके लोकी ईमू पे हमला करता है। और ये चीज इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि इतने टाइम से हम ईमू को एक मिस्टीरियस फिगर की तरह देखते थे, जिसका ना तो कुछ नाम था, सिर्फ एक शैडो थी। पता भी नहीं था कि वो लड़का है, लड़की है या फिर कुछ और, जो एम्प्टी थ्रोन के ऊपर इल्लीगली कैंपिंग कर रहा था। और इसी बंदे के सामने हमारा लोकी खड़ा है। इस फाइट के थ्रू हमें ये चीज तो समझ आ जाती है कि लोकी एक मिसअंडरस्टूड प्रिंस है। ये बंदा जेन्युइनली डेंजरस तो है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसके सामने भी ईमू जैसी एंटिटी खड़ी है। और ईमू के पास सिर्फ रॉ पावर नहीं, 800 साल की नॉलेज है। ईमू जायंट्स और एंशिएंट नॉलेज को लेकर ऐसी बातें करता है जो इमीडिएटली ऑडियंस के दिमाग में एक क्वेश्चन उठा देती है। 800 साल पहले जायंट्स ने एग्जैक्टली किया क्या था? और जॉय बॉय के टाइम पर एल्बाफ का क्या रोल था? क्या इसका आंसर ओडा देता है? ऑब्वियसली नहीं। मीनवाइल दूसरी साइड पर जोरो और सांजी और जो बचे कुचे कैरेक्टर्स थे उनकी फाइट दिखाते हैं, क्योंकि वहां पे भी वॉर खत्म नहीं हुई है। चैप्टर 1183 स्टार्टिंग होते ही ओडा सेंसे ऑडियंस से पूछते हैं, तुम ईमू वर्सेस लोकी देखना चाहते हो? हाँ, ये लो ब्रुक की बैक स्टोरी। लेकिन सरप्राइजिंगली ये फ्लैशबैक रैंडम बिल्कुल नहीं था। ईमू और लोकी की बैटल हो रही होती है, मीनवाइल किलिंगम जो है वो जायंट्स के बच्चों को किडनैप करने की कोशिश कर रहा होता है। और यहाँ से हमें वर्ल्ड गवर्नमेंट का इंटेंशन क्लियर हो जाता है कि वो जायंट्स को सिर्फ कैप्चर करना नहीं चाहते, उन्हें कंट्रोल करना चाहते हैं। और कंट्रोल करने का सबसे डिस्गस्टिंग तरीका क्या होता है? उनके बच्चे। मीनवाइल जो बचे कुछ स्ट्रॉ हेड्स है वो ब्रुक से गनको के बारे में पूछते हैं, बिकॉज ब्रुक का रिएक्शन गनको को देखकर नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं था। और अब हमें फाइनली ब्रुक के पास्ट के बारे में पता चलता है। एक चीज जो हमें पता चलती है कि ब्रुक पायरेट बनने से पहले भी कोई नॉर्मल म्यूजिशियन नहीं था। वो एस्पीरिया किंगडम का एक इलीट सोल्जर था। मतलब हमारा जो मे आई सी और पेंटीज वाला जो स्केलेटन था वो एक टाइम पर प्रॉपर मिलिट्री बैकग्राउंड से था। इस बंदे का कैरेक्टर डेवलपमेंट तो पूरा ही उल्टा चल रहा है। और ब्रुक के पास्ट में एक लड़की थी जिसका नाम था श्यूरी, जिसका कनेक्शन करंट डे में हमें गनको के साथ कराया जाता है। ब्रुक धीरे धीरे इस कंक्लूजन में आता है कि करंट गनको विलिंगली ये सब नहीं कर रही है, शायद वो भी विक्टिम है, जस्ट लाइक माई एक्स। शायद उसे भी कंट्रोल किया गया है। और ये थ्योरी भी बिलीवेबल इसलिए लगती है क्योंकि हमने देखा है कि कैसे ईमू दूसरों को कंट्रोल और ट्रांसफॉर्म करता है। और सडनली हमें गनको विलन से ज्यादा एक ट्रेजिक कैरेक्टर लगने लगती है। श्यूरी बड़ी हो चुकी है, उसकी ब्यूटी और भी ज्यादा फेमस हो चुकी है। सभी दूसरे किंगडम्स के प्रिंस उसे शादी के लिए प्रपोजल भेज रहे हैं, लेकिन श्यूरी क्या करती है? उन्हें रिजेक्ट नहीं, पहले पीटती है फिर रिजेक्ट करती है। स्टैंडर्ड्स उसके क्लियर है। अगर तू वीक है तो भाड़ में जा, तुझे अगर म्यूजिक नहीं आता है तो भी भाड़ में जा, अगर तू ब्रुक नहीं है तो भी भाड़ में जा। श्यूरी और ब्रुक का रिलेशन काफी होलसम दिखाया जाता है, जहाँ पे श्यूरी ब्रुक पे ट्राई मारती है, लेकिन ब्रुक हमारा चैड आदमी, दोनों म्यूजिक शेयर करते थे, साथ में गाना गाते थे। और ब्रुक उसकी फैमिली के भी एक्सट्रीम क्लोज था। यहीं पे हमें ब्रुक के चाइल्डहुड का भी फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यंग ब्रुक एक जंकयार्ड में रहता था, गरीब आदमी, म्यूजिक सीखना चाहता था, लेकिन सोसाइटी उसे एक्सेप्ट नहीं करती थी। और तभी आता उसकी लाइफ में प्रिंस रिवान,
जो भी बोलते हैं। वो इनिशियली तो अपनी आइडेंटिटी उससे हाइड करता है और ब्रुक से काफी अच्छी दोस्ती कर लेता है। ब्रुक को भी ऐसा लगने लगता है कि फाइनली मेरे को अपना पहला फैन मिल चुका है। मीनवाइल उसे ये बात पता नहीं थी कि उसके सामने जो बंदा है वो लिटरली एक प्रिंस है। और एक इंसिडेंट में जब ब्रुक ट्रबल में पड़ जाता है तो बिना कुछ सोचे, बिना अपनी आइडेंटिटी की परवाह किए प्रिंस जाके उसको बचा लेता है। तभी ब्रुक को पता चलता है कि ये बंदा तो एक्चुअली में प्रिंस लेवल का बंदा है और यही से ब्रुक प्रिंस की और भी ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। वो उसका एक लौता फ्रेंड था, लेकिन उसकी बीवी पे ट्राई मारना उसने कभी नहीं छोड़ा। लेकिन ये खुशियां भी ज्यादा देर तक नहीं टिकती है क्योंकि ट्रेजेडी तो अभी आनी बाकी है मेरे दोस्त। चैप्टर 1185 में ऑफिशियली ब्रुक का होलसम आर्क एक डिप्रेशन आर्क में बदल जाता है। उसका पूरा किंगडम क्राइसिस में होता है, वॉर छिड़ जाती है, वर्ल्ड गवर्नमेंट प्रेशर बनाने लगता है, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं और हमारा जो किंग है वो सरेंडर करने की बजाय रेजिस्ट करना सही समझता है। पूरे किंगडम में वॉर छिड़ चुकी है। ब्रुक एज यूजुअल अपनी बॉनकाई से सबको खत्म कर देता है। ब्रुक फाइट करते हुए पैलेस तक पहुंचता है श्यूरी को सेव करने के लिए, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचता है वो देखता है कि श्यूरी ने अपने ही पिता का खून कर दिया है और अचानक उसका भी डिमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है। हॉर्न्स, विंग्स, जो हम अभी करंट गनको को देखते हैं वैसा कुछ फिगर देखने को लगता है। वहां पे कुछ मिस्टीरियस फिगर्स जो इस पूरे इंसिडेंट के पीछे इन्वॉल्व थे वो भी देखने को मिलते हैं। अब जो करंट टाइमलाइन में इमू कर रहा है ना, वो ब्रुक के पास से कनेक्ट होता है। तो ब्रुक फाइनली ये चीज रियलाइज करता है कि एक्चुअल में क्या हुआ था। गनको एक बुरी इंसान नहीं है और वो स्ट्रॉ हेड से यही हेल्प मांगता है कि प्लीज तुम गनको को सेव करोगे। और एज यूजुअल स्ट्रॉ हेड्स बोलते हैं कि अगर ब्रुक को भरोसा है तो हमें भी भरोसा है, हम आ रहे हैं गनको को बचाने। चैप्टर 1186 में ब्रुक की ट्रेजेडी और भी ज्यादा ब्रूटल हो जाती है। उसके सामने एक और होली नाइट अपीयर होता है जिसका नाम था, रुक जाओ मेरे को पढ़ने दो, मानमयर गोरू, ऐसा ही कुछ नाम है, देख लो, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। मैं तो भाई ये जो लिखा है वो पढ़ रहा हूँ, मेरे को इंग्लिश नहीं आती। और उसकी आइज श्यूरी की आइज से मैच करती थी। तो तुम ये चीज समझो कि वन पीस में भी आइज का रोल स्टार्ट हो चुका है, जहां ईमू की आइज हो गई, मीहॉक की आइज हो गई, अब तो श्यूरी की आइज भी कुछ ना कुछ डिपिक्ट करती है। और हाँ, एक और बात, ये जो मिस्टीरियस होली नाइट था वही एक्चुअली में श्यूरी का फादर है। अब जो ये गोरू होली नाइट है ना, ये एक चीज बताता है हमें कि इसकी आंखें बहुत ज्यादा प्रेशियस है। श्यूरी की आंखें, इसकी आंखों में पर्सनली ईमू इंटरेस्ट ले रहा है, लेकिन जैसे ही वो वहां पे ज्यादा बड़बड़ कर रहा होता है ना, ईमू उसको चुप करवा देता है कि तू चुप बैठ, चल फटाफट। सब लोग वापस जा रहे होते हैं, लेकिन ब्रुक श्यूरी को रोकने की कोशिश करता है और तभी उसे ऑर्डर मिलता है कि ब्रुक को खत्म कर दे। श्यूरी ब्रुक पे अटैक करती है और उसको माथा फोड़ देती है, लेकिन वो बच जाता है। यही थी इसकी पास्ट की कुछ स्टोरी। मतलब इतना ज्यादा डिटेल में कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेन चीज अभी बाकी है मेरे दोस्त। मेन चीज वन पीस का फाइनल सागा चल रहा है, ईमू बैटलफील्ड में है। वर्ल्ड गवर्नमेंट जायंट्स के बच्चों को किडनैप कर रही है और हमारा प्रोटैगनिस्ट क्या कर रहा है? खाना ठूस रहा है, आराम कर रहा है, चिल मार रहा है। लेकिन लूफी वापस आ चुका है। लोकी अब भी ईमू के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहा है। ईमू ये चीज रिवील करता है कि 800 साल पहले भी जायंट्स उसके अगेंस्ट में ही थे, लेकिन तब भी उनके बच्चों को सेव करने के चक्कर में जायंट्स कंट्रोल में आए थे। और ईमू ये चीज भी मानता है कि जो रेसेस होती है उनका फंडामेंटल नेचर कभी भी चेंज नहीं होता, इसलिए वापस से वही चिल्ड्रंस को किडनैप करने की घटिया हरकत करके वो जायंट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। और ईमू अपनी बात कंप्लीट कर ही रहा होता है, तभी लूफी आता है, धड़ाक से उसको एक पंच मारता है और प्रॉपर नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग आती है। लूफी के शक्ल पे देख के यही लग रहा है कि वो मन ही मन तो बोल रहा होगा ईमू को कि भाई तू एल्बाफ से बाहर निकल। और यहीं पे हमारा मेन इवेंट शुरू हो चुका है। चैप्टर 1187 में हम ईमू वर्सेस लूफी फाइनली विटनेस करते हैं। लूफी का पंच ईमू के मुंह पे सीधा लगता है और लोकी का रिएक्शन और हमारा रिएक्शन एक जैसा ही होता है कि भाई ये सीधा आया और उसके मुंह पे पंच ही मार दिया। लोकी हमारा ऑलरेडी हाफ डेड कंडीशन में है और लूफी उसे बोलता है भाई तू रेस्ट कर, मैं देख लूंगा इसको। और इस बात से हमारा लोकी एज यूजुअल ऑफेंड हो जाता है। लेकिन ईमू को अंडर एस्टिमेट करना यहाँ पे इन दोनों की सबसे बड़ी मिस्टेक हो सकती है। फाइट कंटिन्यू होती है और ईमू का लेवल अलग है, ये इन दोनों को समझ में आ जाता है। लोकी और भी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। राग्नीर अपने मास्टर को देखकर पैनिक करने लगता है और बैटलफील्ड का जो बैलेंस है वो फाइनली शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है। लूफी को लगता है कि लोकी मर चुका है, लेकिन ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है। लेकिन पूरा भार अब लूफी के सर पे आ चुका है। दुनिया लूफी को जॉय बॉय के नाम से देखती है और ईमू भी कहीं ना कहीं लूफी को जॉय बॉय से कंपेयर करता है। एंशिएंट हिस्ट्री खुद को कहीं ना कहीं वापस रिपीट करने की कोशिश करती है, लेकिन लूफी हमारा थोड़ा अलग है। वो ईमू को मुंह पे साफ बोल देता है कि भाई मैं तेरा कोई जॉय बॉय नहीं हूँ, मेरा नाम है मंकी डी लूफी। उसे किसी का रिप्लेसमेंट बनने का कोई शौक नहीं है, वो तो सिर्फ पायरेट किंग बनना चाहता है। और यहाँ से हमें वन पीस के बारे में एक और चीज पता चलती है कि ये स्टोरी इनहेरिट
इनहेरिटेड विल के बारे में तो जरूर है, लेकिन इनहेरिटेड आइडेंटिटी के बारे में बिल्कुल भी नहीं। बात सिंपल है, लूफी और जॉय बॉय की विल सेम हो सकती है, लेकिन लूफी और जॉय बॉय की आइडेंटिटी सेम नहीं है। और शायद यही वजह बन सकती है कि पास्ट में जॉय बॉय फेल हुआ था, लेकिन लूफी शायद सक्सीड कर जाए। चैप्टर 1188 स्टार्ट होता है जिसका नाम है वॉइड। बस टाइटल से ही ओडा हमें ये बोल रहा है जितनी थ्योरी बना सकते हो बनाओ। फाइट के बीच में इमू जॉय बॉय को याद करता है और हमें एंशिएंट जॉय बॉय कैसा दिखता था उसके थोड़े बहुत ग्लिम्स देखने को मिलते हैं। उसकी स्माइल जो है वो लूफी से काफी ज्यादा सिमिलर है। और यहीं से सवाल बनता है कि क्या ये चीज इनहेरिटेड विल का सिंबलिज्म है, या फिर सिर्फ मीका फ्रूट का इफेक्ट, या फिर कोई ब्लड लाइन कनेक्शन, या फिर ओडा की बकचोदी। इसका आंसर 2050 में ओडा देगा। तब तक के लिए बाय बाय। फाइट एकदम नया मोड़ ले लेती है। लूफी गियर 5 में एक जीनी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है बिकॉज अपेरेंटली अब रबर बॉडी सिर्फ रबर बॉडी नहीं बची है, वो पूरी उसकी इमेजिनेशन बन चुकी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ईमू इस बात से इम्प्रेस्ड बिल्कुल नहीं है। थ्रू आउट द बैटल ईमू जो है वो लूफी को एनालाइज कर रहा है, कंपेयर कर रहा है जॉय बॉय से। कंपेयर करते करते ईमू को लगता है कि भाई पावर दिखाने का थोड़ा टाइम आ चुका है। वो एक तलवार बनाता है जिसका नाम है वॉइड, और नेक्स्ट मोमेंट हम देखते हैं कि उसने सीधा तलवार को लूफी के अंदर घोंप दिया है। सीन इंटेंशनली उस आइकॉनिक मोमेंट की याद दिलाता है जब क्रोकोडाइल अलाबास्ता में लूफी के साथ सेम करता है। ईमू ये चीज डिक्लेयर कर देता है कि भाई तू जॉय बॉय जितना ताकतवर नहीं है। अब तुम खुद इमेजिन करो कि भाई तुम एक योंको हो, तुमने गियर 5 अनलॉक कर दिया है, तुमने काइडो, बिग मॉम और वर्ल्ड गवर्नमेंट के मैक्सिमम लोगों को डिफीट कर दिया है, एंड सडनली एक एंटिटी आती है जो तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है, तुम्हें जॉय बॉय से कंपेयर करके चली जाती है और बोलती है कि भाई तू बहुत ज्यादा वीक है। और यहीं से बहुत सारी थ्योरीज आती है कि जॉय बॉय अगर इतना पावरफुल था कि वो ईमू को डिफीट कर सकता था, तो एक्चुअली में क्या हुआ था कि भाई जॉय बॉय ईमू को डिफीट नहीं कर पाया। कोई लड़की का चक्कर था, या उसके लोगों ने उसे बिट्रे कर दिया, या फिर ईमू सही में इतना ज़्यादा ताकतवर है कि जॉय बॉय तक उसको हरा नहीं पाया। बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों के जवाब हमें आगे के चैप्टर्स में मिलेंगे। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फॉलो कर देना सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे।